जल्दी से गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, और जल्दी से एक प्यारी प्यारी स्माइल थोड़े पर लेके आओ। वाह लवली। तो बेटा जी कल हम AS15 कर रहे थे। AS15 को वापस से एक बार रिवाइज करने का मौका है तो रिवाइज कर लेते हैं एकदम बेसिक जीरो से। सो मैंने आपको बताया था कि AS15 टॉक्स अबाउट एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स ये वाला स्टैंडर्ड सभी एम्प्लॉयर्स को एप्लीकेबल है एंड इट इंक्लूड्स स्मॉलेस्ट ऑफ द एंट्रीज लाइक सैलरी। सो पहले हमने उसको क्या डिवाइड किया कि वो 4 हिस्सों में पहले मेन डिवाइड होता है। सो 4 हिस्सों में डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं STEB, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। फिर दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, और फिर होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, और लास्ट वाला होता है टर्मिनेशन बेनिफिट। अगर तुम ध्यान से देख रहे होंगे तो ये 4 चीज़ों को मैंने इस नंबर लाइन से सिखाया था। STB वो होता है जो करंट ईयर में पे किया जाता है या अगले 12 मंथ्स में पेमेंट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स वो होता है जो रिटायरमेंट के पहले या टर्मिनेशन के पहले कभी भी जो पहले ही कॉन्ट्रेक्चुअल होगा या इनफॉर्मली जो डिसाइडेड होगा वो वाली चीज। इज दैट ओके? और फिर उसके आगे मैंने आपको बताया था कि आदमी रिटायर होने के बाद में हमने जो कुछ भी प्रॉमिस किया है उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। और लास्ट वाला है टर्मिनेशन बेनिफिट, जिसके अंदर एम्प्लॉय को अगर हमने बोल दिया कि अब तुम चले जाओ तो वो टर्मिनेशन बेनिफिट के अंदर आता है। अब राजा बेटा जी उसमें हमने शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट देखा था। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का मैंने आपको एंट्री बताया था और आपको ध्यान में रखना है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट विल हिट दी P&L अकाउंट एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सेकंड उसके अंदर आइटम हमने बताया था कि बेटा जी लीव्स जो होती है वो याद आ रहा है, लीव्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन एक्यूमुलेटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग इज वेरी इजी, इट इज अकाउंटेड फॉर एज एंड व्हेन द लीव इज कंज्यूम्ड, उसके लिए कोई स्पेशल एंट्री की जरूरत नहीं है। बट जो एक्यूमुलेटिंग लीव्स है दे आर ऑफ 2 टाइप्स, वन विच इज कैरिड फॉरवर्ड एंड टू बी कंज्यूम्ड एंड द अदर वन विच इज कैरिड फॉरवर्ड एंड कैन बी एनकैश्ड। विच इज कैरिड फॉरवर्ड एंड कंज्यूम्ड यू मेक द एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट, तो उसकी एंट्री होती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर लीव्स। इज दैट ओके? एस्टिमेट के बेसिस पर। और जो नेक्स्ट एंट्री होती थी वो किसके बारे में होती थी कि अगर वो एनकैशमेंट हो सकता है तो उसका प्रोविजन 100% किया जाता है, क्योंकि वो एनकैश तो करेगा, मरेगा तो भी एनकैशमेंट तो होगी। सो एंट्री क्या होगी उसकी, P&L अकाउंट या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू प्रोविजन फॉर लीव्स 100%। आपको और एक चीज मैंने बताई थी कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कहां जाएगा, तो P&L में जाएगा, बट साथ साथ वो असेट में भी जा सकता है। And if it is outstanding, we can say outstanding, and if it is prepaid, we can say prepaid. I hope you people understood so far. फिर जब हम आगे गए तो ये हमने सब चीजें देख ली, उनके एग्जाम्पल्स भी देख लिए, एग्रीड। लीव्स का भी एग्जाम्पल देख लिया। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस और था। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, राइट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस कैसे होता है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के ऊपर कैलकुलेट कर हम उसको कहां डाल देते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। आशा करता हूं कि आपने थ्योरी घर पर थोड़ी सी पढ़ी होगी, और आशा ये भी कर रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे और उसका बैंड बजा होगा ऐसा थ्योरी पढ़ा। कितने बच्चों ने किया, पढ़ गया, लिखा क्या, किसी ने लिखा? करो ना लिखने की कोशिश, क्या इतने बाकी के क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा ना, लिखो ना थोड़ा सा। हालांकि इस स्टैंडर्ड पर अभी तक का ये है स्टेटस कि इस पर क्वेश्चन कभी भी थ्योरी नहीं आते, मतलब आज तक मैंने एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन नहीं देखे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आते हैं। बट अभी आप इंटरमीडिएट में हो तो पता नहीं क्या आएंगे। लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बहुत भारी चीज है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया कि आप एक्सपेक्टेड कितना ऑब्लिगेशन है आपका, कितना पेमेंट करना पड़ेगा ये निकालते हो। अब देखो, मतलब आप 10 साल काम करोगे, 20 साल काम करोगे, तो 20 साल में आपके 20 साल के बाद में कितना देना पड़ेगा, कितने की ऑब्लिगेशन है, वो तब रिकॉर्ड नहीं कर सकते P&L में, वो आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज जनरेट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको प्रोजेक्टेड यूनिट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ऑब्लिगेशन को प्रोजेक्ट करते हैं। ऑब्लिगेशन को जो प्रोजेक्ट किया वो किस पर है बेटा जी, फ्यूचर वैल्यू पर है। तो फिर उसके हम टुकड़े करते हैं, हर साल कितना जाएगा। तुम्हें अगर याद होगा तो कल 36 लाख निकला था, और 36 लाख का 30 लाख निकला था, और 5 सालों में मैंने 5 लाख निकाला था। बट 5 लाख वाज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर। तो फिर हमने उसको कन्वर्ट किया किस पर, प्रेजेंट वैल्यू पर। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी कि जो साल है उस साल में पीछे से आओ और 1 और डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखते चले जाओ। वो डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखने के बाद में आपको यह मिल जाता है कि कितना वो चार्ज होना चाहिए उस साल में। तो हर साल में जो चार्ज होता है करंट ईयर का कंपोनेंट चार्ज होता है प्रेजेंट वैल्यू पर, बट साथ साथ वो प्रेजेंट वैल्यू आगे भी मूव ऑन हो रही है, तो उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट भी आता है। ये इंटरेस्ट कॉस्ट एक्चुअली नॉट अ बोरिंग कॉस्ट, इट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ओनली। सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में मैंने आपको समझाई थी कि राजा बेटा जी इट इज व्हाट आई कैन से, पहली एंट्री होती है हमें करंट सर्विस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर ऑब्लिगेशन। फिर मैंने और एक एंट्री बताई थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ऑब्लिगेशन। इसका अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो पहले हमने लिखा था कि पास्ट
कॉस्ट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, फिर हमने इसमें लिखा था करंट सर्विस कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज एट फ्यूचर वैल्यू, फिर उसको डिस्काउंटिंग करने के लिए हमने लिखा था डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर ऑब्लिगेशन ओपनिंग ऑब्लिगेशन एट पीवी, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे इंटरेस्ट, फिर हमने लिखा करंट सर्विस कॉस्ट, और फिर राजा बेटा जी हमने क्या किया उसका टोटल क्लोजिंग बैलेंस। डू यू रिमेंबर दिस? इट वाज ऑल डैम इजी। ए ऑनलाइन के बच्चे कहाँ है मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, मेरे रसगुल्ले कहाँ है? कुछ लगा इधर नहीं, मेरे को चाहिए वो टैब नहीं है क्या? किसी के मोबाइल पर लगा, मेरे को चाहिए देखने का। बात कैसे करेंगे मेरे साथ? ये थोड़ी सी देर के लिए टेलीग्राम पर चैट कर लो ना बेटा। आई एम सो सॉरी यार, मतलब मुझे पता नहीं था। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओके, ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ। मेरे रसगुल्लो आ जाओ, अगर होंगे कोई तो आ जाओ, है ना। सो यहां तक हमने बात समझ ली थी क्या? आपको और एक बात बताई थी मैंने कि जो कोई भी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है वो दो टाइप के होते हैं, डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने कुछ बात नहीं करी। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या होता है कि आपको बेनिफिट गारंटीड होता है कि ये चीजें मिलेगी, मतलब आपका क्या मेडिकल खर्चा आएगा उसका कोई लेना देना नहीं, आपको तो इतना मिलेगा ही। आपको डिफाइंड करके दे दिया कि आपका जो भी मेडिकल खर्चा है हम बियर करेंगे, आपका जो कुछ भी या ये रहेगा, क्या कहते हैं उसे, पेंशन है, वो हम आपको देंगे। डू यू एग्री और नॉट? सो दैट इज कॉल्ड एज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। इनफैक्ट अगर अभी पेंशन प्लान के बारे में आप देखते हो तो जो आपको समझ में आता है कि गवर्नमेंट के अंदर जो एक मसला उठाया जा रहा है तो वो इसी रिटायरमेंट बेनिफिट पर है कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान होना चाहिए कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होना चाहिए। गवर्नमेंट गारंटी करेगी या तुम कंट्रीब्यूट कर जो तुम्हें मिलेगा वो आगे देखेंगे हम, उस चीज को मैं समझाऊंगा। आशा करता हूं कि यहां तक हमने ये चीजें करी थी, और कल हमने प्रोजेक्टेड यूनिट मेथड देखा। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स और लेनी होगी तो हम लेंगे, मॉड्यूल में नहीं है बट चाहिए तो हम और प्रॉब्लम्स इसकी ले सकते हैं। प्रोजेक्टेड यूनिट मेथड देखने के बाद में नाउ विल गो अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, बट बिफोर दैट कैन वी अंडरस्टैंड वन मोर स्टोरी अगेन। एक स्टोरी को समझते हैं ताकि अभी हम स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से और कॉन्क्योर करेंगे। आप एक काम करो, आप ऐसा सोचो ही मत कि आप किसी कंपनी का या AS15 पढ़ रहे हो। आप कॉमन सेंस से बात करो मुझे। मैं एक बाप हूं, तुम सीए हो, और मैं तुम्हारे पास आता हूं और मैं बोलता हूं कि मुझे रिटायर होना है फ्यूचर में। अब मेरा तो प्लानिंग मुझे ही करना पड़ेगा, कंपनी तो नहीं कर सकती, मेरा तो कोई जॉब नहीं है। तो आप मुझे प्लानिंग करके बताओ मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे जल्दी रिटायर होना है तो मुझे क्या करना चाहिए। सोचो सोचो सोचो, कोई टेंशन नहीं। तो ये बच्चे ने बोला कि सर अभी से कुछ पैसा एक्यूमुलेट करिए, बट मुझे एक बात बताओ कितना एक्यूमुलेट करूं ये कैसे पता चलेगा? कई सारे लोगों की प्लानिंग खराब हुई है, उन्होंने जो एक्यूमुलेट किया वो जल्दी खत्म हो गया। तो किससे मैं ये सब वर्कआउट करूं, मतलब क्या करूं मैं, कितना कंट्रीब्यूट करूं ये कैसे पता चलेगा? नहीं तो फिर देखो अभी तो भी जिंदगी जीना है ना, रिटायरमेंट के बाद में तो बुढ़ा हो जाऊंगा, क्या जिंदगी जीऊंगा? तो अभी भी जिंदगी जीना है, तो मुझे कितना कंट्रीब्यूट करना है कैसे पता चलेगा? ये सही बता रहा है, ये बोल रहा है कि अभी कितना लग रहा है उसके बेसिस पर फ्यूचर में जब आप रिटायर होंगे उसके बाद में कितना लगेगा इन्फ्लेशन के बेसिस पर, तो फ्यूचर का। तो ये बच्चा जो मुझे बता रहा है ये बोल रहा है ऑब्लिगेशन निकालो सर। एग्रीड? तो ऑब्लिगेशन जो मेरी फ्यूचर की है वो मैंने निकाली। अब ये ऑब्लिगेशन जो फ्यूचर की निकाल रहा हूं उसको करंट ईयर में एक्सपेंस बुक करना है। सो ऑब्लिगेशन अकाउंट अगर हम ध्यान से देखेंगे, सो ऑब्लिगेशन इज अ लाइबिलिटी। तो पहले में लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? एग्रीड? ये अभी नहीं पे करना है, ये पे करना है फ्यूचर में, इसीलिए हम इधर डालेंगे बाय करंट सर्विस कॉस्ट। मतलब जो फ्यूचर में देना है उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? जो मुझे फ्यूचर में देना है उसका आज करंट कॉस्ट कितना है? याद है वो 30 लाख का हमने डिवाइड कर करके निकाला था 5 लाख को प्रेजेंट वैल्यू पर कन्वर्ट किया, तो 5 लाख का जो प्रेजेंट वैल्यू है हर साल का, वो हर साल ऐसे आते रहेगा। एग्रीड? फिर क्या लिखूंगा मैं? बाय इंटरेस्ट कॉस्ट। से यस और नो? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा ताकि हम उसको फ्यूचर वैल्यू पर लेके आ जाए। अगर आपने कल का देखा था प्रॉब्लम, तो 30 लाख पर आ गया था, लास्ट में कुछ 87 रुपीज का ही फर्क आया था। एग्रीड? अच्छा, तुमने ये बात तो बराबर बता दी। अब मुझे बताओ क्या करूं और आगे, इसके लिए मुझे और क्या बनाना पड़ेगा? सो ये तो हुई ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कितनी होगी मैं निकाल के बताऊंगा, बट साथ ही साथ कैन आई नॉट से मुझे प्लान असेट भी बनानी पड़ेगी। ये दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक असेट है एक लाइबिलिटी है। प्लान असेट के यहां पर कैन आई नॉट राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि इसको डेबिट बैलेंस होता है। क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? बाय बैलेंस
कैरी डाउन, से यस। और बेटा जी आपको आज अभी बता रहा हूं कि प्लान ऑब्लिगेशन चलता रहेगा और प्लान असेट भी चलता रहेगा। तो इसको मैं डिटेल में जो जो चीजें वो भरते रहूंगा इसके अंदर। अभी के लिए मैंने आपको इतनी चीजें बताई कि प्लान असेट को डेबिट बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। प्लान असेट क्या होती है और एक एग्जांपल से समझते हैं। विद्या की एजुकेशन, जब वो जन्मी, मेरे को डाउट है उसको कितने रुपए लगेंगे, वो क्या बनेगी, वो इंडिया में पढ़ेगी कि बाहर पढ़ेगी, मुझे कुछ पता नहीं था। तो शुरुआत के फेज में माय करियर वॉज वेरी बैड। शुरुआत में जब विद्या एक जन्मी थी तब मैं 1 आरके में रहा करता था। किस में रहा करता था? 1 आरके। सो जब मैं 1 आरके में रहा करता तो जाहिर सी बात है आप मुझे बोलेंगे कि सर उसके बेसिस पर तो मैं यही सोचूंगा ना कि कहीं इंडिया में ही पढ़ेगी और कोई छोटी मोटी कॉलेज में पढ़ेगी। उसके बेसिस पर मेरा कंट्रीब्यूशन कम था और मेरा ऑब्लिगेशन भी मुझे लगा था कम है। ऐसे ही होता है। तो उसके इसमें मैंने क्या किया, एक ऑब्लिगेशन डिसाइड की, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, असेट बनने लग गई। और साथ साथ मेरी ऑब्लिगेशन को भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा था। मतलब एक साइड में बैलेंस शीट की ऑब्लिगेशन बढ़ रही थी और एक साइड में असेट भी उसको मैं मैच कर रहा था। क्लियर है? फिर तुम्हें क्या लगा, मेरा प्रोग्रेस हुआ करियर में? अच्छा, सो कैन आई नॉट से दैट आई विल थिंक, नो, आई विल थिंक अबाउट अ ग्रेटर एजुकेशन प्लान, मोर बेटर, मे बी आउटसाइड इंडिया। सो व्हेन आई से मे बी आउटसाइड इंडिया, तो मेरी जो ऑब्लिगेशन आज तक मैंने प्लान करी थी छोटे अमाउंट से, अब वो ऑल ऑफ सडन धड़ाम से बढ़ गई। यस सर। सो राजा बेटा जी मेरी ऑब्लिगेशन बढ़ गई क्योंकि मैंने प्लान को मॉडिफाई किया। प्लान मॉडिफाई होते हैं। फेसबुक जब शुरुआत में चालू हुआ था तो बहुत नॉमिनल स्केल पे चालू हुआ था। तो जो उन्होंने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिए थे वो कम दिए थे, और जो एम्प्लॉय को बेनिफिट दिए वो कम दिए। और फिर ऑल ऑफ सडन जैसे ही फेसबुक का बहुत ज्यादा यूटिलिटी बढ़ा गया तो उन्होंने प्लान को मॉडिफाई किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो भाई साहब जो बेनिफिट हमको मिले, वी वांट टू पास ऑन टू आवर एम्प्लॉइज ऑल्सो। सो हम रिटायरमेंट में आपको जो प्रॉमिस किए थे, देखो करंट में सैलरी बढ़ेगी ये तो ठीक है, बट साथ साथ वो बोलेंगे हम जो आपको रिटायरमेंट में प्लान किए थे वो रिटायरमेंट का प्लानिंग भी आपका थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। जैसे शुरुआत में फेसबुक रही होगी तो उन्होंने बोला था कि आपकी सैलरी इतनी रहेगी, और फिर उन्होंने प्रोजेक्ट किया होगा 10% से सैलरी बढ़ेगी। बट जैसे ही उनकी ग्रोथ हुई बहुत ज्यादा तो उन्होंने बोला आई नीड टू पास ऑन समथिंग टू द एम्प्लॉइज। तो उन्होंने क्या किया, उन समय सैलरी की ग्रोथ बढ़ा दी। सैलरी की ग्रोथ बढ़ा दी तो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी भी धड़ाम से बढ़ गई, को बेनिफिट मिलेगा ज्यादा। या ऐसा भी हो सकता है कि राजा बेटा जी आपका प्लान में आपने मॉडिफिकेशन करके प्लान को इंप्रूव कर दिया। सो क्या प्लान इंप्रूव हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेरी ग्रोथ की स्टोरी मैंने आपको बताई, फेसबुक की ग्रोथ की स्टोरी बताई, तो प्लान इंप्रूव हुआ। तो कैन आई नॉट से देयर इज अ मॉडिफिकेशन इन द प्लान, मॉडिफिकेशन इन द प्लान। सुनते जाइए। मॉडिफिकेशन इन द प्लान में क्या होता है कि हम यहां पर पहले कुछ समय तक हमने क्या किया था, हमारा एक रिकॉग्निशन किया था कि भाई साहब हम आपको क्या देने वाले हैं, आगे चलकर हम आपको 20 लाख रुपीस देंगे। फिर आगे जाके मैंने बोला 20 लाख नहीं देंगे, आई एम गोइंग टू गिव यू 50 लाख। सो हियर द प्लान इज मॉडिफाइड। या पहले ऐसा था कि हमने बोला था कि जो कोई भी व्यक्ति 5 साल के लिए काम करेगा उसको हम 10 लाख देंगे, बट ऑल ऑफ सडन मैंने बोला कि 5 साल तक जो आदमी काम करेगा उसको हम 30 लाख देंगे। वी हैव मॉडिफाइड द प्लान। इट इज नॉट अ फ्रेश प्लान, इट इज फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। यस और नो? सो बेटा जी इस केस में जब भी प्लान मॉडिफाई होता है एंड द बेनिफिट इंक्रीजेस, तो मेरी ऑब्लिगेशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अब ये ऑब्लिगेशन जो बढ़ती है इसमें 2 टाइप की ऑब्लिगेशन बढ़ती है। एक होता है वेस्टेड। वेस्टेड मतलब कुछ एम्प्लॉइज का 5 साल कंप्लीट हो चुका है, मतलब उनको बेनिफिट देना ही पड़ेगा अभी से इमीडिएटली। और दूसरा क्या होगा राजा बेटा जी, कुछ लोगों के कुछ साल कंप्लीट हो गए, जैसे मान लो 5 साल का टेन्योर था, 3 साल कंप्लीट हो गए, 2 साल कंप्लीट होना बाकी है। किसी का 2 साल कंप्लीट हो गया, 3 साल होना कंप्लीट होना बाकी है। यस और नो? तो इस केस में हम बोलेंगे अनवेस्टेड। अनवेस्टेड मतलब अभी आप गारंटीड, आप मेरे से हक नहीं मांग सकते कि मेरे को पैसा दो, बट जिनका 5 साल हो गया उनको तो देना ही पड़ेगा, दैट इज वेस्टेड, एंड द अदर वन इज व्हाट? अनवेस्टेड। सो बेटा जी आई विल से व्हेन द प्लान इज मॉडिफाइड देन देयर आर पास्ट सर्विस कॉस्ट, एंड दिस पास्ट सर्विस कॉस्ट किस वजह से आता है? प्लान मॉडिफाई कर दिया जाता है फ्रॉम एम्प्लॉइज पर्सपेक्टिव। इट इज देन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज वेस्टेड एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज अनवेस्टेड। अनवेस्टेड मतलब अभी तक करना बाकी है। अब जरा ध्यान से सुनना, जो वेस्टेड है उसमें तो ऑब्लिगेशन बढ़नी है, तो मेरी एंट्री होगी पास्ट सर्विस कॉस्ट। बेटा आपको और एक बात बता दूं, ये कोई भी एंट्री स्टैंडर्ड में नहीं दी हुई है।
This entry is not given in the standard. Past service cost to, I'll say, plan obligation. मतलब मैंने ऑब्लिगेशन को बढ़ाया और पास सर्विस कॉस्ट बोला. जो पास सर्विस कॉस्ट बोल रहा हूं बेटा ये P&L में जाएगा एंड टू प्लान ऑब्लिगेशन. से यस. फिर मैं इधर और एक काम क्या करता हूं, अनवेस्टेड की एक और एंट्री करता हूं. इसकी एंट्री होती है अनरिकॉग्नाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट टू प्लान ऑब्लिगेशन. टू प्लान ऑब्लिगेशन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ध्यान से सुनना, ये डज नॉट गो इनटू P&L. डज नॉट गो इन P&L. ये P&L में नहीं जाता है. हम क्या करते हैं कि जितना भी हमने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 20 लाख दूंगा, अभी तक वो वेस्टेड नहीं हुआ है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पूरा 20 लाख लोड कर देंगे. मतलब दोनों में ही पास सर्विस कॉस्ट तो बेटा वेस्टेड है, इसलिए पूरा ही लोड कर दिया और P&L में ठोक दिया. बट अनरिकॉग्नाइज्ड सर्विस कॉस्ट है ना, वो 3 साल तक का नहीं डाला, पूरा 5 साल का डाल दिया. प्लीज इसको फील करना मैं क्या बोल रहा हूं. ये मैं नहीं स्टैंडर्ड बोल रहा हूं. अनरिकॉग्नाइज्ड सर्विस कॉस्ट में किसी एक व्यक्ति का 3 साल का काम हो गया है, टेन्योर 2 साल होना बाकी है. तो हम क्या करते थे, ऑब्लिगेशन को बढ़ा देते कि जितने एम्प्लॉयज रहेंगे उसके बेसिस पे पूरा 5 साल कंप्लीट हो गया तो कितना ऑब्लिगेशन पूरी बढ़ गई. ये कौन बोल रहा है? स्टैंडर्ड. सो हम पूरा का पूरा अनरिकॉग्नाइज सर्विस कॉस्ट कहां पे डाल देते हैं? P&L. बट अभी तक मेरे पास 2 साल बाकी है, तो P&L में एक साथ झटका देना अलाउड नहीं है. तो 2 साल बाकी है, तो हम उसको कितने साल में डालेंगे? 2 इयर्स में. सो राजा बेटा जी, इसकी और एक एंट्री होती है और वो एंट्री इधर होती है. मैं लिख रहा हूं P&L अकाउंट डेबिट टू URPSC. बोल दूं क्या? इट इज कॉल्ड एज URPSC. P&L to URPSC मतलब P&L to URPSC is nothing but amortization over balance period. बैलेंस शीट में बैलेंस पीरियड. डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? जरा ध्यान से सुनना, जब मैं बोलूं URPSC तो ये पूरा लोड किया किसमें? ऑब्लिगेशन में. बट URPSC डिड नॉट गो टू P&L, इट सिट्स इन द बैलेंस शीट. कहां पर कैसे बैठेगा बैलेंस शीट में, प्रेजेंटेशन में बताऊंगा. बट URPSC डज नॉट गो इनटू द P&L डायरेक्टली. इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर द रिमेनिंग पीरियड, जब तक कि वो उनके लिए वेस्टेड हो जाएगा. अभी के लिए वेस्टेड नहीं था, अभी के लिए अनवेस्टेड था. तो जब वो वेस्ट हो जाएगा, 2-3 साल का पीरियड जो कुछ भी उसका बचा हुआ है वो कंप्लीट होने के बाद में जब उसको मिलने वाला रहेगा तो उन 3 सालों में उसको अमोर्टाइज किया जाता है. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो P&L टू URPSC, और P&L को मैं लिखूंगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. जब भी मैं P&L बोलूं तो आप समझ जाना कि इट इज नथिंग बट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. ओ माकड़ महादेव, आगे आगे बैठ इधर और बैठ सही से यार, नहीं तो मत बैठ. लीव द क्लास. मुझे नहीं पसंद है ये सब चीजें. मतलब इरिटेट मत करो यार. ओ तू नहीं रे, ये तू कितना प्यारा दिख रहा है, तुझे आइडिया भी है, तू कितना प्यारा दिख रहा है. फोटो निकाल कर देख ले ये, कितना सुंदर मस्त दिख रहा है. ऐसा किसी को नहीं बोलता मैं, ऐसा आदमी नहीं है मैं. ठीक है, आर वी ऑल डन सो फार? सो बेटा जी, पास सर्विस कॉस्ट किसके वजह से जन्म लेता है? पास सर्विस कॉस्ट जन्म लेता है बिकॉज ऑफ दी मुझे नहीं समझे, बिकॉज ऑफ दी modification. So when a plan is modified and improved, so what we do say is it gets converted into 2 parts. One is vested, तो अभी देना ही पड़ेगा, और दूसरा अनवेस्टेड. अनवेस्टेड मतलब कुछ पीरियड अभी तक बाकी है वेस्ट होने के लिए उनको, बट प्लान में बेनिफिट ज्यादा देने वाले, तो खर्चा बढ़ने वाला है. खर्चा बढ़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पास सर्विस कॉस्ट टू क्या करना पड़ेगा? टू प्लान ऑब्लिगेशन. अब जैसे विद्या के केस में, विद्या अभी तक एजुकेशन फाइनल उसकी शुरू नहीं हुई है, राइट? तो अगर मैं ये बोलूं कि विद्या की एजुकेशन का मैंने बजट बढ़ा दिया है, ऑब्लिगेशन बढ़ा दी है, तो मैं ऑब्लिगेशन को पूरा बढ़ा दूंगा. बट जो मेरे P&L अकाउंट में जाएगा वो एक झटके में नहीं जाएगा. इट विल गो ओवर अ पीरियड जितना बचा है बैलेंस. यस और नो? सो मैंने 2 एंट्रीज आपको सिखाई, 3 एंट्रीज इनफैक्ट. पहले वाली पास सर्विस कॉस्ट जो वेस्टेड है, हमारी एंट्री है कि पास सर्विस कॉस्ट टू प्लान ऑब्लिगेशन. और जो URPSC की एंट्री है वो आएगी URPSC टू प्लान ऑब्लिगेशन, और P&L अकाउंट डेबिट टू URPSC. से यस. सो रसगुल्ले बच्चों, इधर मैं क्या आपको लिख सकता हूं और 2 चीज, बाय पास्ट सर्विस कॉस्ट. या समझा? दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ व्हाट? मॉडिफिकेशन.
and I'll say by URPSC 100%. Please note that whatever is gonna be amortized is not going to hit my obligation account. क्योंकि ऑब्लिगेशन में पूरा 100% लोड हो चुका है, बट जब वो अमोर्टाइज होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चे का, अमोर्टाइज होता है तब वो P&L को हिट करता है, इट डजंट हिट ऑब्लिगेशन. से यस. पूरी क्लास को समझ में? मैं कुछ नहीं समझा. गुड़िया तुझे समझ में है? हम साथ साथ है? नहीं ना? वेरी गुड. अच्छा, तुझे मॉडिफिकेशन समझ में है? तो मॉडिफिकेशन समझ में आया तो उसके अंदर दो पार्ट है समझ में. एक वेस्टेड है. वेस्टेड समझ में है? वेस्टेड की एंट्री क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू प्रोविजन फॉर या पास्ट सर्विस कॉस्ट. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू व्हाट? प्रोविजन फॉर ऑब्लिगेशन. ये समझ में आया? उसको क्या शब्द बोलेंगे? पास्ट सर्विस कॉस्ट. शब्द थोड़े से कठिन है बट आ जाएगा. तो क्या एंट्री होगी? पास्ट सर्विस कॉस्ट टू ऑब्लिगेशन. और पास्ट सर्विस कॉस्ट किधर जाके बैठेगा? P&L. ये समझ में आया? फिर दूसरा क्या था? अनरिकॉग्नाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट. ये कौन सा है? नॉन वेस्टेड है. नॉन वेस्टेड मतलब अभी नहीं बोल सकता एम्प्लॉय मुझे आके कि दो, क्योंकि अभी उसको कुछ टेन्योर और सर्व करना बाकी है. तो उस केस में भी हमने क्या किया? 100% लोड किया क्या ऑब्लिगेशन में. तो एंट्री क्या बनी? यूआरपीएससी टू प्लान ऑब्लिगेशन. सही है. कुल मिलाकर टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं कि मॉडिफिकेशन की वजह से दो आइटम जन्म लेते हैं. एक कौन सा लेता है? पास्ट सर्विस कॉस्ट वेस्टेड. और दूसरा कौन सा बनता है? यूआरपीएससी अनरिकॉग्नाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट. दोनों की एंट्री सेम ही है. क्या एंट्री आएगी? पास्ट सर्विस कॉस्ट टू ऑब्लिगेशन. और दूसरे वाले की क्या आएगी? यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन. बट एक फर्क है, पास्ट सर्विस कॉस्ट P&L को हिट करता है, यूआरपीएससी P&L को हिट नहीं करता है, इसीलिए उसको अमोर्टाइज करते हैं ओवर द रिमेनिंग बैलेंस पीरियड फॉर वेस्टिंग. से यस. मुझे नहीं समझा. मॉडिफिकेशन मतलब क्या? इंप्रूवमेंट इन द प्लान. इंप्रूवमेंट इन द प्लान विल ऑलवेज इंक्रीज द ऑब्लिगेशन. अरे लेके आना, क्या मजा कर रहा है? हाँ सॉरी. सो पास्ट सर्विस कॉस्ट माने सॉरी मॉडिफिकेशन मतलब इंप्रूवमेंट इन द प्लान. इंप्रूवमेंट इन द प्लान इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज योर ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन को कौन सा बैलेंस होता है? ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी. कौन सा बैलेंस होगा? तो अगर वो बढ़ रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो दो एंट्री, तो धनाधन आ गई. पहली वाली एंट्री कौन सी है? पास्ट सर्विस कॉस्ट की वेस्टेड, पास्ट सर्विस कॉस्ट टू ऑब्लिगेशन. और यूआरपीएससी की एंट्री क्या आई? यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन. क्लियर? मतलब दोनों ऑब्लिगेशन में पुट अप कर दिया. फिर फोर्थ एंट्री कौन सी आएगी? फोर्थ मतलब इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री यूआरपीएससी अमोर्टाइज होगा क्या? अमोर्टाइजेशन की एंट्री क्या? समझ नहीं आ रहा? P&L टू यूआरपीएससी. कितने पीरियड में? जो बचा हुआ पीरियड है उस पीरियड में हम P&L को इसको अमोर्टाइज करेंगे. अब P&L टू यूआरपीएससी मतलब P&L को हिट कर रहा है वो, बट इट इज नॉट हिटिंग माय ऑब्लिगेशन. अगर मैं ऑब्लिगेशन का अकाउंट ध्यान से देखूं तो ओपनिंग बैलेंस ऑब्लिगेशन को कौन सा रहेगा? क्रेडिट बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस. गुड. फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है? करंट सर्विस कॉस्ट. करंट सर्विस कॉस्ट की एंट्री बताओ. करंट सर्विस कॉस्ट टू ऑब्लिगेशन. करंट सर्विस कॉस्ट मतलब करंट ईयर का. दूसरा वाला कौन सा? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट की एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट टू ऑब्लिगेशन. चौथी वाली एंट्री कौन सी आएगी? पास्ट सर्विस कॉस्ट. एंट्री क्या आएगी? पास्ट सर्विस कॉस्ट टू ऑब्लिगेशन. यूआरपीएससी की एंट्री क्या आएगी? यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन. अप्रिशिएट दिस. कोई टेंशन? और यूआरपीएससी को अमोर्टाइज करने की एंट्री क्या? P&L टू यूआरपीएससी. मैं हाथ जोड़कर फिर विनती कर रहा हूं, ये एंट्रीज नहीं है स्टैंडर्ड में, बट आपके आंसर्स आराम से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इसको लॉजिकली समझ लेंगे. तो हम ऑब्लिगेशन का अकाउंट पढ़ रहे हैं. ऑब्लिगेशन वो भी डिफाइंड बेनिफिट प्लान का. डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कि कितना ऑब्लिगेशन है हमने प्रोजेक्ट किया, उसके बेसिस पर हम उसका अकाउंट बना रहे हैं. एग्रीड? तो ऑब्लिगेशन के अकाउंट को कौन सा बैलेंस होगा? इट इज अ लाइबिलिटी. क्रेडिट बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड. अब इसमें याद करो फर्स्ट आइटम कौन सा होगा? करंट सर्विस कॉस्ट. अभी बोलना चालू करना. हाँ बोलो कौन सा रहेगा? करंट सर्विस कॉस्ट. दूसरा इंटरेस्ट. फिर मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या रहेगा? पास्ट सर्विस कॉस्ट. हर बार मॉडिफिकेशन नहीं रहेगा. रहेगा तो कैसा रहेगा? मॉडिफिकेशन पास्ट सर्विस कॉस्ट. और कौन सा रहेगा? यूआरपीएससी. यूआरपीएससी इज फॉर अनवेस्टेड. ओके. तो एक बार एंट्री देख लेते वापस. पहली वाली एंट्री इसकी बताओ मुझे. करंट सर्विस कॉस्ट. करंट सर्विस कॉस्ट टू ऑब्लिगेशन. करंट सर्विस कॉस्ट विल गो टू P&L, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. सेकंड, interest to obligation. Interest will go to the P&L account as employee benefit expense. Third, past service cost to obligation. Past service cost will go to P&L और obligation बढ़ रही. URPSC to obligation. नहीं जाएगा. वेरी गुड. वो कहां जाएगा? प्रेजेंटेशन आगे बताऊंगा. और फिर नेक्स्ट URPSC अमोर्टाइज होगा क्या?
ये अलग से उसकी एंट्री क्या, पी एंड एल टू यूआरपीएससी और द अनवेस्टेड पीरियड, एग्रीड। तो पी एंड एल को हिट मारते रहेगा, पक्का। ये 4 आइटम हुए, इसमें और 4 आइटम आने बाकी है, लिख लीजिए। ये ऑब्लिगेशन वाला ये बाद में दिखाऊंगा सुपर समरी, अभी लिख लीजिए मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मींस इंप्रूवमेंट इन द प्लान। सर आपने जो एएस की समरी बुक है वो कब होगी, वो पार्टी के दिन लॉन्च होंगी, तुमने बिल्कुल सही बताया। और जब पार्टी के दिन लॉन्च होगी तब आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। एएस की और बाकी सभी चैप्टर्स की भी रहेगी वो। मॉडिफिकेशन में प्लान इंप्रूव हो रहा है कि डिग्रेड हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, तो ऑब्लिगेशन बढ़ेगी। बेस्ट आदमी है तो अभी। अमोर्टाइजेशन क्या, अमोर्टाइजेशन का जो यूआरपीएससी है, ये जिस तरीके से लोड किया जाता है वो प्रेजेंट वैल्यू पर किया जाता है, तो जो तुम्हें अमोर्टाइज करना है उसमें दिमाग नहीं लगाना आपको, वो यूआरपीएससी डायरेक्टली दिया जाएगा, यू हैव टू डू इट एंड यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दैट, दैट वुड बी कैलकुलेटेड एंड गिवन टू यू। इज दैट ओके? नाउ शैल वी प्रोसीड? बेटा अब थोड़ा सा एक और बात ध्यान से सुनो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो हम ऑब्लिगेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या ये हम परफेक्टली प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या? जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, मेडिकल बेनिफिट देंगे, अब मेडिकल बेनिफिट देंगे, ये हमने प्रोजेक्ट किया था 1995 में, उस समय की कॉस्ट वगैरह थी, सब कुछ हमने उस हिसाब से किया। अब आप 1995 में जाके विजुअलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा उस समय कॉस्ट इतनी नहीं थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अलग अलग टाइप की बीमारी आई। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोरोना आया। अब कोरोना अगर और सीवियर हो जाता तो आपको नहीं लगता कि आपने तो ऑब्लिगेशन डिसाइड कर लिया, अब आपकी ऑब्लिगेशन चेंज हो रही है। भाई 20 साल 25 साल 30 साल के आगे का प्रोजेक्शन करना लगभग बहुत मुश्किल होता है। तो प्रोजेक्शन करने के लिए स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट्स को तो लेके आते हैं, वो होता है एक्चुअरी। ये सारा काम हमारा नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ एन अकाउंटेंट हियर। ये जो ऑब्लिगेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम थोड़ी ना निकाल रहे, हम अकाउंटिंग है, हम अकाउंटेंट है, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमें ऑब्लिगेशन की वैल्यू दी जाती। तो एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है एक्चुरी। एक्चुरी बहुत सारे अजम्पशंस करता है और अजम्पशंस के बेसिस पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जैसे पहले हमने बोला था पेंशन करेंगे, 1995 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लेस। फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज। और इट कैन गो अदर वे राउंड ऑल्सो, कि राजा बेटा जी मान लो कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया और पोल्यूशन की वजह से डेथ ज्यादा हो रही है, तो पे आउट जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है।
या अगर ऐसा भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड एंड पीपल हैव लिविंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वॉर आ गया, कुछ भी हो सकता है यार, देयर कैन बी डिफरेंट स्टफ. सो जो आप ऑब्लिगेशन प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है क्या? 100% ऑब्लिगेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है. सो उसको बोलते हैं एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस. अगर एक्चुअल लॉस हुआ तो उससे ऑब्लिगेशन बढ़ेगी, अगर एक्चुअल गेन हुआ तो उससे ऑब्लिगेशन घटेगी. अब आप मुझे पी एंड एल का फॉर्मेट बताओ. आप प्रॉफिट कहां, सॉरी पी एंड एल का नहीं, आप कभी भी कोई प्रॉफिट निकालते हो प्लांट एंड मशीनरी में, तो लॉस क्रेडिट साइड में आता है और प्रॉफिट डेबिट में आता है. सेम लॉजिक इधर लगाएंगे. एक्चुअल गेन और लॉस ऑन ऑब्लिगेशन. अरे क्या नाम है तेरा? कोई बैठता क्यों नहीं पता नहीं. किसकी आवाज आ रही थी? ये किसकी आवाज आ रही? नीचे कुछ मशीन चल रही है, कंटिन्यू चल रही ना एक आवाज. सुनो, एक्चुअल गेन और लॉस की एंट्री बता दो, भाड़ में जाते रहे. सुनो, एक्चुअल गेन और लॉस की एंट्री बता दो, बहुत सिंपल है. लॉस से ऑब्लिगेशन बढ़ेगी, ऑब्लिगेशन को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. और गेन को कौन सा बैलेंस? डेबिट. इतना दिमाग लगा सकते हैं. सो कैन आई नॉट से एक्चुअल लॉस टू ऑब्लिगेशन, और गेन की एंट्री क्या होगी? ऑब्लिगेशन, प्लान ऑब्लिगेशन टू एक्चुअल गेन. एग्रीड? सो राजा बेटा जी, एक्चुअल लॉस विल बी एडेड इन ऑब्लिगेशन एंड गेन विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्लिगेशन. यस और नो? अब मुझे बताओ, ये एक्चुअल लॉस कहां जाएगा? पी एंड एल. बटे पी एंड एल में क्या नाम से जाएगा पता है क्या? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के हेड में ही जाएगा. और ये एक्चुअल गेन कहां जाएगा? इट विल ऑल्सो गो इन व्हाट? पी एंड एल. एग्रीड? दोनों एक साथ नहीं आते. अप्रिशिएट दिस. सो कैन आई नॉट से, अगर मैं यहां पर मेरा ऑब्लिगेशन अकाउंट बना रहा हूं तो इधर मैं लिखूंगा बाय एक्चुअल लॉस. अप्रिशिएट दिस. और इधर लिखूंगा टू एक्चुअल गेन. और ये दोनों आइटम कहां पे हिट मार रहे बेटा जी? पी एंड एल. जल्दी से मुझे एक्चुअल गेन और लॉस की एंट्री बताओ. एक्चुअल लॉस की एंट्री बताओ. एक्चुअल लॉस टू ऑब्लिगेशन, और एक्चुअल गेन की एंट्री क्या? ऑब्लिगेशन टू एक्चुअल गेन. और ये इसका लॉजिक क्या है कि बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू हैव एस्टिमेटेड एन ऑब्लिगेशन, दैट इज बाउंड टू चेंज, एंड इफ ऑब्लिगेशन इंक्रीजेस then your estimate has gone wrong. That means you have got an actual loss. And if the estimate what you have done reduces, the obligation reduces, that means that it is what? Actual gain. And that means your obligation has reduced. Can this happen? This is because of the change in assumption. And it is a very complex process, right? Write it down. Actual gain or loss on obligation. एक बार हम एंट्रीज वापस कर लेते हैं. जितना एंट्रीज पर कमांड उतना इजीली धनाधन आंसर आएगा.
तो मुझे एक बात बताओ, ऑब्लिगेशन को कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। फिर पहले शुरुआत होती है करंट सर्विस कॉस्ट प्रोजेक्टेड यूनिट मेथड से। व्हाट इज द एंट्री फॉर करंट सर्विस कॉस्ट? करंट सर्विस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर ऑब्लिगेशन या ऑब्लिगेशन। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू ऑब्लिगेशन। फिर हुआ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन पास सर्विस कॉस्ट टू ऑब्लिगेशन, दिस इज वेस्टेड। फिर अनवेस्टेड की पूरा 100% लोड करेंगे। मैंने वापिस वर्ड बोल रहा हूं, जितना 3 साल का हुआ उतना नहीं, पूरा 100% 5 साल का ही लोड कर देंगे। एंट्री क्या? यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन। फिर नेक्स्ट P&L टू यूआरपीएससी। फिर नेक्स्ट अगर मान लो नहीं हो गया ना, यूआरपीएससी P&L टू यूआरपीएससी हो गया ना। फिर नेक्स्ट मॉडिफिकेशन होने के बाद में अभी क्या हो रहा है? एबनॉर्मल सॉरी एक्चुअल गेन और लॉस। तो बेटा जी लॉस की एंट्री क्या करेंगे हम? एक्चुअल लॉस टू ऑब्लिगेशन। और गेन की एंट्री क्या? ऑब्लिगेशन टू गेन। और अभी तक सिर्फ यूआरपीएससी एक ऐसा आइटम था जो 100% P&L में नहीं जाता है, वो अमोर्टाइज करके जाता है। बाकी के सारे आइटम P&L अकाउंट को ठोक रहे हैं हम। सो यस, गुड। अब आगे बढ़ जाए। एंड आई एम सेइंग दैट नाउ द नेक्स्ट आइटम इज कॉल्ड एज कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट वैसे बहुत इजी है, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि एंट्रीज 100% आपको याद आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। बट इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा और समझना है, मजा आना है तो इसको विजुअलाइज करना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं सीए तुम पहले बनते हो, रिजल्ट सिर्फ बाद में आता है। तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ सीए राव। कैन आई एक्सपेक्ट दैट? और मैं पास्ट का रेफरेंस लेकर ही करूंगा काम कुछ। कर्टेलमेंट क्या होता है पहले ये सुनो। कर्टेलमेंट में हम एम्प्लॉय के बेनिफिट्स को कर्टेल कर देते हैं। क्यों कर्टेल कर देते हैं? बातें बड़ी बड़ी करी और फिर बैंड बज गई। एग्जाम्पल बायजूस है उनकी आज पोजीशन, तो क्या करेंगे? वो प्लान को कर्टेल करेंगे, नहीं दे पाएंगे इतना। रिलायंस कम्युनिकेशन क्या करना पड़ेगा? कर्टेल करना पड़ेगा। कई बार ऐसी ऐसी कंपनियां होती है कि जिस केस में उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, उनको अपने आप को बेच के निकलना पड़ता है। उस केस में भी जो प्लान होता है उसको क्या करना पड़ता है? कर्टेल। अरे लोग प्लान बहुत कर लेते सर, 20 साल का 30 साल का, बट उसके बाद में बीच में ऐसा कोई बाधा आ जाती है कि जिसकी वजह से प्लान क्या हो जाता है? कर्टेल। मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि प्लान के बेनिफिट्स बढ़ाए गए। कर्टेलमेंट में क्या होता है कि प्लान के बेनिफिट्स कम किए गए। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि ऑब्लिगेशन बढ़ेगी या कम होगी कर्टेलमेंट में। आवाज नहीं आ रही? ऑब्लिगेशन लॉजिकली कम होगी। अब जैसे मेरी अभी पोजीशन बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब पहले शुरुआत में क्या हुआ कि मेरी पोजीशन कैसी थी? गंदी थी, तो मैंने थोड़ा सा कम ऑब्लिगेशन टारगेट किया था। फिर मैंने मॉडिफाई किया कि नहीं मैं बहुत आगे ऊपर भेजूंगा कहीं, तो फिर मेरा ऑब्लिगेशन क्या हुआ? बढ़ गया। फिर मान लो ऐसा हुआ कि कुछ मेरे को शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए और मेरा जो कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गया। अब क्या करूंगा मैं? मेरी ऑब्लिगेशन को कर्टेल। सो व्हेनेवर देयर इज अ कर्टेलमेंट, obligation is going to increase or going to decrease? So can I not say in case of curtailment my entry is curtailment, नहीं obligation will decrease ना। so मेरी एंट्री क्या होगी? obligation to curtailment। ये प्लान ऑब्लिगेशन लिखा मैंने। प्लान ऑब्लिगेशन टू व्हाट? कर्टेलमेंट। डू यू ऑल अप्रिशिएट एंड एग्री ऑन दिस? Have you all understood? अब रसगुल्ले बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूं ये ऑब्लिगेशन के कौन से साइड में आएगा? डेबिट साइड में। और कर्टेलमेंट किधर जाएगा? P&L। सो P&L में जाएगा तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आएगा? आइटम नेगेटिव आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हम डेबिट साइड में लिखते हैं ना P&L के। सो कर्टेलमेंट विल बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड? सब्सट्रैक्टेड। सो यस, मुझे पता ये एंट्री तो समझ में आनी थी। कर्टेलमेंट मतलब मॉडिफिकेशन का उल्टा। तो हमारी एंट्री हो गई प्लान ऑब्लिगेशन टू कर्टेलमेंट, कि हम आपको बेनिफिट पहले देने वाले थे 25 लाख रुपए, अब हम बोल रहे हैं 20 लाख रुपए देंगे। तो जाहिर सी बात है ऑब्लिगेशन कम हुई, ऑब्लिगेशन कम हुई, तो इट इज गोना हिट माय P&L अकाउंट एज एन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सांस लो, अब मैं कुछ बहुत भारी चीज बता रहा हूं। इस नंबर लाइन को विजुअलाइज करना तो आपको समझ में आएगा। इधर क्या हुआ कि मैंने कम बेनिफिट्स की प्रॉमिस किया, फिर इधर हमने क्या किया? मॉडिफिकेशन किया। और इस मॉडिफिकेशन में मैंने क्या किया? पास सर्विस कॉस्ट को रिकॉग्नाइज किया। पास सर्विस कॉस्ट दो टाइप की होती है, एक वेस्टेड होती है और एक अनवेस्टेड होती है। अनवेस्टेड की एंट्री आपने करी थी यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन। ये वो जमाना था जब बिटकॉइन शुरुआत में चालू हुआ था, फिर दुर्र करके ऊपर बढ़ा, फिर धीरे धीरे नीचे आया, और नीचे आने के बाद में गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस भी आ गए, टैक्स भी लग गया।
फील हो रहा है बिजनेस का साइकिल? तो बिजनेस रोलर कोस्टर राइड से जा रहा है। या ये जो जंगली रमी पर आओ महाराज बोलते नहीं क्या, जंगली रमी या ड्रीम्स 11, पहले क्या था कि धन धंधा बढ़ा, लोगों ने उनके बेनिफिट्स को बढ़ाया कि बोले हम तुमको और अच्छा देंगे, और अच्छा परफॉर्म करो। फिर क्या हुआ, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, धड़ाम से नीचे आ गया। अब ऐसे जब नीचे आता है तब हम क्या करते हैं कि हम उसको करटेल करते हैं। तो आगे थोड़ा सा और पीरियड गया और इधर हमने करटेल किया। अब करटेल किया तो ऑब्लिगेशन पर एक इंपैक्ट आएगा। ऑब्लिगेशन का इंपैक्ट क्या किया हमने, ऑब्लिगेशन टू करटेलमेंट, एग्रीड। अब जरा ध्यान से सुनो, करटेलमेंट का मतलब यह नहीं कि हम जीरो कर रहे हैं ऑब्लिगेशन को। करटेलमेंट का मतलब आई एम गोना गिव रिड्यूस्ड बेनिफिट। सो बेटा जी, जो इधर तुमने चार्ज करके रखा था ना यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन, और इसको धीरे धीरे अमोर्टाइज कर रहे थे पीएनएल में, और यूआरपीएससी 100% से घुसा था, फील करो 100% से घुसा था। अब हम बोल रहे हैं कि यूआरपीएससी भी रिड्यूस होगा। तुमने क्या किया, 100% ऑब्लिगेशन में डाल दिया था। किस में डाला था, 100% ऑब्लिगेशन में डाल दिया था। अब मैं क्या करूंगा, यूआरपीएससी को रिड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि जो हमने बोला था कि अमोर्टाइज करना है ऑन अनवेस्टेड पीरियड, मान लो अगले अनवेस्टेड पीरियड थे 4 साल 5 साल, बट उसी के बीच में करटेलमेंट आ गया। तो यूआरपीएससी का जो मैं 10 साल में अमोर्टाइज करने वाला था, बट अब उतना बेनिफिट देने ही वाला नहीं था मैं, से यस। तो यूआरपीएससी को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। सो यूआरपीएससी को होता है डेबिट बैलेंस। सो कैन आई नॉट से, यहां पर मैं बोलूंगा टू यूआरपीएससी, but it is not going to hit obligation, it is going to hit P&L. I'm sure you have got a doubt over here. Why? P&L में रिलीज कर रहे तो बात सही है। यूआरपीएससी का बैलेंस है यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन, और यूआरपीएससी हम कहां डालने वाले थे, P&L में, धीरे धीरे। अब जरा ध्यान से सुनो, जब मैं ऑब्लिगेशन को करटेल कर रहा हूं तो ऑब्लिगेशन में क्या क्या पार्ट है, ऑब्लिगेशन में पास सर्विस कॉस्ट है, करंट सर्विस कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, यही से ऑब्लिगेशन बन रही ना। उसके अंदर बाकी के एक्चुअल गेन है, एक्चुअल लॉसेस है, और उसका एक कंपोनेंट है पास सर्विस कॉस्ट। तो जब मैं ऑब्लिगेशन को रिड्यूस कर रहा हूं तो इन सभी पार्ट्स को रिड्यूस कर रहा हूं। तो अगर आप फील करेंगे तो इधर देखिए, मेरी ऑब्लिगेशन है लायबिलिटी साइड में, और ऑब्लिगेशन में बहुत सारे आइटम है, और इधर क्या है, यूआरपीएससी। यस और नो? ये बहुत बेहतर होता अगर मैं यूआरपीएससी को भी रिवर्स कर देता और ऑब्लिगेशन को भी रिवर्स कर देता, हाँ या ना? बट जब मैं करटेलमेंट प्लान कर रहा हूं तो मैं ऑब्लिगेशन के एंगल से सोचता हूं, और इसमें सिर्फ यूआरपीएससी नहीं है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर करंट सर्विस कॉस्ट है, इसके अंदर पास सर्विस कॉस्ट है, इसके अंदर इंटरेस्ट है, इसके अंदर एक्चुअल लॉस है, और इन सभी का इंपैक्ट दे रहा हूं मैं। यस और नो? और इसके अंदर यूआरपीएससी भी था। यस और नो? अब मैं इसका एक साथ इंपैक्ट दे रहा हूं, तो मैंने क्या एंट्री करी, ऑब्लिगेशन टू करटेलमेंट, जिसमें मैंने ऑब्लिगेशन को कम किया। अब मुझे वो यूआरपीएससी भी कम करना है, बट यूआरपीएससी टू मैं ऑब्लिगेशन नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि बेटा एक इंपैक्ट जब मैं ऑब्लिगेशन को कम कर रहा था तो यूआरपीएससी का भी इंपैक्ट दे चुका हूं, और ये क्या हुआ था, पीएनएल को क्रेडिट हुआ था। से यस और नो? तो पहले आपकी एंट्री में मान रहा हूं यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन हुई थी, बट अभी अगर मुझे ऑब्लिगेशन को रिवर्स करना चाहिए था तो मुझे एंट्री क्या करनी चाहिए थी, एज फार एज यूआरपीएससी का कंपोनेंट था, मुझे एंट्री क्या करनी चाहिए थी, ऑब्लिगेशन टू यूआरपीएससी करनी चाहिए, उल्टी एंट्री करनी चाहिए थी, बट मैंने उसको रूट कहां से किया, P&L। सो यूआरपीएससी भी जो रिड्यूस हो रहा है उसका भी रूटिंग कहां से होगा, P&L। मैंने बोला एंट्री तो मैं याद करा दूंगा, बट मजा तब आएगा जब लॉजिक्स के थ्रू भी जाओ। तो मैं जो जो चीजें पूछ रहा हूं वापिस एक बार रिपीट करके मुझे बताओ कि क्या क्या है ऑब्लिगेशन में, क्या करंट सर्विस कॉस्ट, क्या इंटरेस्ट, क्या पास सर्विस कॉस्ट, क्या यूआरपीएससी, क्या एक्चुअल गेन, एक्चुअल लॉस, सब है। तो जब मैं करटेल कर रहा हूं तो इस पूरे कंपोनेंट को कम कर रहा हूं, तो कम कर रहा हूं, करटेलमेंट गेन है। अब इस करटेलमेंट गेन में क्या क्या चीजें चली गई, पास सर्विस कॉस्ट भी चला गया, करंट सर्विस कॉस्ट भी चला गया, इंटरेस्ट भी चला गया, एक्चुअल गेन भी चला गया, एक्चुअल लॉस भी चला गया, और एक कंपोनेंट यूआरपीएससी भी चला गया। तो यूआरपीएससी को जो ऑब्लिगेशन में घुसा हुआ था मैंने उसको क्या कर दिया, कम। तो मेरी एंट्री हुई ऑब्लिगेशन टू करटेलमेंट, फील हुआ? अब जो यूआरपीएससी है वो भी इतना पूरा अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, तो यूआरपीएससी को मुझे क्या करना होगा, रिवर्स। सो टू यूआरपीएससी आएगा, ये तो क्लियर है। बट तुम बोलोगे सर ऑब्लिगेशन लिखो, ऑब्लिगेशन नहीं लिख सकते,
क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बेटा जी अगर मैं ऑब्लिगेशन को रिवर्स करता ना तो ये ठीक था, बट मैंने ऑब्लिगेशन को P&L के थ्रू रूट किया है, करटेलमेंट वर्ड यूज किया है, जिसके अंदर यूआरपीएससी का भी इंपैक्ट जा चुका है। तो यूआरपीएससी जो रिड्यूस होगा वो कहां से हिट जाएगा? P&L। कोई बात नहीं। सो करटेलमेंट के वक्त दो एंट्री होती है, ऑब्लिगेशन टू करटेलमेंट और रिडक्शन इन यूआरपीएससी। क्या बोला मैंने? रिडक्शन इन यूआरपीएससी। और रिडक्शन इन यूआरपीएससी की एंट्री होती है P&L टू यूआरपीएससी। एग्रीड? सो राजा बेटा जी मुझे एक बात बताइए, करटेलमेंट किधर जाएगा? करटेलमेंट की एंट्री क्या थी? करटेलमेंट टू ऑब्लिगेशन, सॉरी ऑब्लिगेशन टू करटेलमेंट। इट अगेन, सो कैन आई नॉट से, आई विल से हियर टू करटेलमेंट। बट यूआरपीएससी की एंट्री क्या हुई थी? ऑब्लिगेशन को हिट नहीं करी थी। क्या एंट्री हुई? P&L यूआरपीएससी। क्योंकि करटेलमेंट में जब मैं इंपैक्ट ऑब्लिगेशन को कम कर रहा हूं ना, तो जितना यूआरपीएससी लोड हुआ था उसमें, दिख रहा है कि इधर लोड हुआ था, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए मैंने कम किया, मतलब यूआरपीएससी भी कम हो चुका है। तो यूआरपीएससी का इफेक्ट कहां से जाएगा? इट इज नॉट गोइंग टू गो थ्रू, इट इज नॉट गोइंग टू गो थ्रू ऑब्लिगेशन, इट इज गोइंग टू गो थ्रू दी P&L। यस और नो? सो हमने कहां पर लिखा था? करटेलमेंट। सो करटेलमेंट में मेरी फर्स्ट एंट्री हुई प्लान ऑब्लिगेशन टू करटेलमेंट, एग्रीड। और फिर मैं लिखूंगा रिडक्शन इन यूआरपीएससी, और इसकी एंट्री आएगी, क्या एंट्री आएगी? P&L टू यूआरपीएससी। और P&L कहां पे जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्योंकि हम कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं? सब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं समझो करटेलमेंट मतलब क्या? इंक्रीज इन द गेन और डिक्रीज इन द गेन? डिक्रीज इन द ऑब्लिगेशन। सो ऑब्लिगेशन को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। तो ऑब्लिगेशन को क्रेडिट बैलेंस तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सो ऑब्लिगेशन टू करटेलमेंट, करटेलमेंट इज व्हाट? इनकम, राइट? तो ऑब्लिगेशन के डेबिट साइड में आ जाएगा, P&L के कैसे आएगा मैं समझाऊंगा। इज दैट ओके? फिर नेक्स्ट आइटम कौन सा है? यूआरपीएससी का जो बैलेंस है उतना रहने की जरूरत नहीं है, तो हम यूआरपीएससी को भी क्या करेंगे? कम। बट ये ऑब्लिगेशन के थ्रू रूट नहीं होगा, P&L। तो एंट्री क्या होगी? P&L टू यूआरपीएससी। इज दैट ओके? ऑनलाइन के बच्चों एक बार मुझे बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया? रसगुल्ले बच्चों बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? ये हेडिंग क्या इसकी? करटेलमेंट। हाँ बेटा, लेस होगा, हाँ बराबर है। रिडक्शन इन यूआरपीएससी मतलब जो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है ना उसकी बात चल रही है, पूरा नहीं। रिडक्शन इन यूआरपीएससी माने बैलेंस शीट में धीरे धीरे जा रहा था P&L में, याद आ रहा है तुमको? पहले हमने बोला उसको अमोर्टाइज करना। ऐसा हो सकता है ना कि उसका कुछ बैलेंस अभी तक बचा है, उसमें अभी रिडक्शन होगा क्योंकि हमने जो लोड किया था उसमें, तो अगर ऑब्लिगेशन कम होगी तो यूआरपीएससी भी तो कम होगा। डबल इफेक्ट कैसे जाएगा? डबल इफेक्ट तो तब जाएगा P&L अकाउंट में अगर वो ऑलरेडी जा चुका है और फिर मैं वापस डाल रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं बैलेंस शीट में पड़ा है ना यूआरपीएससी। अगर तुम बोल रहे हो कि रिडक्शन इन यूआरपीएससी, इसका मतलब है वो P&L में नहीं गया ना, वो तो बैलेंस शीट में पड़ा है अभी। उसमें कितना अभी जो हम बोल रहे थे कि अमोर्टाइज करने की जरूरत थी, अभी अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने करटेलमेंट कर दिया। ऑब्लिगेशन कम हुई तो वो अमोर्टाइजेशन भी कम करना। यस
सुनो ना, रिडक्शन इन यूआरपीएससी की एंट्री याद कर लेना, P&L टू यूआरपीएससी, ज़्यादा आसान है तुम्हारे लिए। और तुम्हारे पास मौका पड़ा है लाइफ में पूरा कि जब आप इसको पढ़ पढ़ा के कब, जब आर्टिकलशिप में जाओगे, रियल लाइफ में जाओगे, तो अपने आप पता चलेगा। ऑब्लिगेशन कम होगी तो उसका रिलेटेड जो असेट साइड में आइटम है वो भी कम होगा। और ऑब्लिगेशन को अगर हमने रूट किया P&L से इस बार, जिसके अंदर वो कंपोनेंट भी था, तो यूआरपीएससी भी रिवर्स P&L से ही होगा। ओके, अगर तुम ये एंट्री कर देते ना पहले कि ऑब्लिगेशन टू यूआरपीएससी है, तो मसला ही नहीं था। बट ऑब्लिगेशन में एक ही कंपोनेंट नहीं है ना यूआरपीएससी का, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट है। तो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट को जब मैंने रिवर्स किया तो उसमें यूआरपीएससी भी रिवर्स हो गया, और वो मैंने P&L में डाला था। तो अभी भी जब मैं यूआरपीएससी रिवर्स करूंगा तो P&L में ही जाएगा। कर्टेलमेंट कहां गया था पता मुझे? P&L में गया था ना। और कर्टेलमेंट में वो कंपोनेंट भी आया होगा ना ऑब्लिगेशन का, जो उसमें यूआरपीएससी लोड हुआ है, जो 100% लोड हुआ था। बेस्ट है तू एकदम। मैं आगे बढ़ सकता है, बहुत भारी चीज बताता है अभी। हाँ जी, यहां तक आपका हो गया है एक्चुअल गेन, एक्चुअल लॉस, और फिर इधर आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अगर हमें अकाउंट आता है तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी आइटम्स मुझे दिए, करंट सर्विस कॉस्ट या ऑब्लिगेशन में ऐड होगा। एग्रीड? जो डेबिट के सारे आइटम है वो क्या होंगे? लेस। हैप्पी? ओके, तो अभी हमने किसका अकाउंट सीखा बेटा जी? ऑब्लिगेशन का। सांस लो। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी ब्यूटीफुल। प्लान असेट। प्लान असेट मतलब जब मेरे सामने एक ऑब्लिगेशन है, जैसे मैं रिटायर हो रहा था तब भी मैंने क्या बोला कि मुझे कुछ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा, तो वो मेरी ऑब्लिगेशन है, उसके बेसिस पर मैं हर साल कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो राजा बेटा जी आप ही मुझे बताओ, कंपनी हर साल इस बार कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करके रखेगी क्या नहीं रखेगी? क्योंकि पैसा आज नहीं देना है, फ्यूचर में देना है, और उस समय फ्यूचर में पैसा देने के लिए मेरे पास कोई एक असेट चाहिए, कोई एक फंड चाहिए, कोई एक ट्रस्ट चाहिए, तो जिसके अंदर से हम पैसा निकालेंगे। तो अभी आप सिंपल लॉजिक बता दो, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा उनको। उस ऑब्लिगेशन के तहत कंपनियां अपनी ट्रस्ट बनाकर उसमें प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन करती है कि नहीं करती है? तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कर रही है मतलब एक असेट बन रही है और एक ऑब्लिगेशन भी है। तो जब वो ऑब्लिगेशन को सेटल करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये असेट देनी पड़ेगी। यस और नो? सो पहले ध्यान में सुनो कि इस असेट को कंट्रीब्यूशन होगा। सो प्लान असेट को कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू प्लान असेट। अब ऑब्लिगेशन समाप्त हुई, अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्लान असेट। सो पहली मेरी एंट्री आएगी कंट्रीब्यूशन, और ये कौन सा कंट्रीब्यूशन? एनुअल कंट्रीब्यूशन टू प्लान असेट। एग्रीड? इसकी एंट्री क्या आ जाएगी बेटा जी? प्लान असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ओके, सो जो कंट्रीब्यूशन है वो प्लान असेट के कौन से साइड में आएगा? डेबिट साइड में। एग्रीड? कभी भी ऑब्लिगेशन और असेट को एक साथ मत पढ़ना, अलग अलग पढ़ना। असेट एक अलग कॉन्सेप्ट है और ऑब्लिगेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मेरा SIP जाता है, उसका एंट्री अलग है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। और जो ऑब्लिगेशन है, दैट ऑब्लिगेशन इज कि मैं कितना प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मेरा लाइबिलिटी, और उसका एक्सपेंस मैं आज पुट अप कर रहा हूं। डू यू ऑल एग्री? सो एंट्री क्या हुई? प्लान असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये कहीं पर भी P&L को हिट नहीं कर रहा है। अब मुझे बताओ, प्लान असेट मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट ही ना। इन्वेस्टमेंट चुप बैठेगा या कुछ रिटर्न जनरेट करेगा? आवाज नहीं आ रही है। तो अब मुझे बताओ, मैं LIC में पैसा डाल रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में मैंने कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मैं उसमें पैसा डाल रहा हूं, तो वो क्या करते होंगे मेरे पैसे का? उनका एक तो ऑब्लिगेशन तैयार हो गया, जो उन्होंने मुझे लिख कर दिया था इतने इतने रुपए मिलेंगे, तो एक तो मेरा ऑब्लिगेशन हो गया। जैसे मैंने अभी रिसेंटली जब 5 लाख का लिमिट बना था इसका LIC का इनकम टैक्स में, और उसके पहले जो कोई भी पॉलिसी उसके ऊपर वो लिमिट नहीं था, तो मैंने पॉलिसीज लिए कुछ, तो उनका ऑब्लिगेशन उन्होंने पूरा मेरे को इलस्ट्रेशन बना कर दिया कि तुम्हारी ऑब्लिगेशन मतलब इतने रुपए हम आपको देंगे। उनके ऑब्लिगेशन फ्रीज है। अब उसको ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए कोई असेट तो बनाएंगे ना, तो वो असेट मेरी क्या बनेगी उनके लिए, मतलब जिन कंपनी में वो एंट्री चल रही है। तो प्लान असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक, वो एक्सपेंस की भी एंट्री करे, असेट भी बनाएंगे उसके अगेंस्ट में। यस, ये असेट क्या चुप बैठेगी या रिटर्न जनरेट करेगी? तो रिटर्न जनरेट करेगी। सो राजा बेटा जी एक्चुअली जब शुरुआत में बैठता है तब वो क्या बोलता है कि इस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, क्योंकि जब प्लान लॉन्च होता है 20 साल का, तब उस केस में एक्चुअली बोलता है कि आपको इतना रिटर्न जनरेट हो जाएगा, कि हमारा ये कॉम्बिनेशन होगा, म्यूचुअल फंड में इतना जनरेट होगा, शेयर मार्केट में इतना होगा, डेट में इतना होगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके से रिटर्न जनरेट की बात हो जाती है। तो एक हुआ एक्सपेक्टेड रिटर्न,
अब शेयर मार्केट में तुम ऐसा बोल सकते हो क्या कि तुम्हारा क्या रिटर्न रहेगा, वो चेंज होगा क्या नहीं होगा? डेट में भी तुमको पता है कि इन्फ्लेशन के बेसिस पर और बाकी की चीजों के बेसिस पर डेट के रिटर्न चेंज होते रहते हैं। सो रिटर्न चेंज होता है। तो अभी आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, एक है एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक है एक्चुअल रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न में फर्क हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपने मैंने शेयर मार्केट में एक्सपेक्ट किया था कि मेरा रिटर्न रहेगा 12%, आई गॉट 25%। क्यों 25%? शेयर मार्केट धन भागा, तुमने देखा। आज के 15 साल पहले कोई नहीं बोल सकता था, 10 साल पहले कोई नहीं बोल सकता था कि शेयर मार्केट 70,000 तक जाएगा, क्योंकि पॉलिसी पैरालिसिस थी। सत्यम के फ्रॉड थे, मैं था यार, मैंने देखी है मेरे आंखों के सामने। पॉलिसी पैरालिसिस थी, लोग आने को तैयार नहीं थे, वगैरह वगैरह। रोड्स इतने अच्छे नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, तो यू कैन नॉट प्रोजेक्ट। बट धनाम से मेरा स्टॉक मार्केट बढ़ा, तो मेरा जो मैं रिटायरमेंट होने वाला था आगे, उस रिटायरमेंट की डेट प्रीपोन हो गई। डू यू एग्री? नहीं हो रहा हूं रिटायर, सिर्फ बता रहा हूं मेरे लाइफ में क्या क्या चला हुआ है। ये सच्ची बात है कि मेरे को लगा था कि मेरा कॉर्पस इतना बढ़ेगा इतने समय में, मतलब आई हैव टू वर्क अनदर 4-5 ईयर्स, काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, धड़ाम से बढ़ गया। कोरोना के जमाने में अगर मैं पैसे विड्रॉ नहीं करता, मैं पागल था, डर गया था। कोरोना के जमाने में अगर मैं पैसे विड्रॉ नहीं करता तो समझ लेना कि वो कॉर्पस ट्वाइस हो जाता जो मेरा प्लान था वो। बट ठीक है, अभी भी कोई ऐसा मलाल नहीं है, अच्छा है। सो आपको मैं बता रहा हूं कि मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये कौन बताता है? ये एक व्यक्ति बताता है जिसका नाम है एक्चुअरी। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज एक्चुअल रिटर्न। समटाइम्स इट इज इक्वल, समटाइम्स इट इज नॉट इक्वल। सो आई वुड से एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस एक्चुअल गेन इज इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न। मान लो मैंने प्लान किया था 15%, मुझे मिला 25%, सो 15% इज एक्सपेक्टेड प्लस 10% एक्चुअल गेन इज इक्वल टू हाउ मच? 25% इज व्हाट आई हैव गॉट। सिमिलरली मैंने प्लान किया था 20%, मुझे मिला 18%, सो 2% इज व्हाट? एक्चुअल लॉस। सो कैन आई नॉट से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न? ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बता रहा हूं कि बेटा जी हमारे रिटर्न के एंट्री क्या करते हैं हम। रिटर्न की एंट्री एकदम सिंपल है, सामान्य है। हम क्या बोलेंगे? प्लान असेट टू एक्चुअल गेन, और दूसरी एंट्री आएगी मेरी एक्चुअल लॉस टू प्लान असेट। सर ये तो एकदम सिंपल सी बात है यार, लॉस को कौन सा बैलेंस? डेबिट। पहले हम ऑब्लिगेशन में कर रहे थे तो हमने एंट्री क्या करी थी? एक्चुअल लॉस टू ऑब्लिगेशन। और आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ऑब्लिगेशन में भी एक्चुअल गेन और लॉस हो सकता है, क्योंकि ऑब्लिगेशन ऊपर नीचे हो सकती है, प्लान असेट भी ऊपर नीचे हो सकती है, तो एक्चुअल गेन और लॉस दोनों में ही है। एक्चुअल गेन को बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर वो प्लान असेट पर है तो एंट्री है प्लान असेट टू एक्चुअल गेन, अगर वो क्या बोलते हैं लॉस है तो लॉस को बैलेंस होता है डेबिट, सो एक्चुअल लॉस टू प्लान असेट। डू यू एग्री? ये हमने दो एंट्री करी। अभी जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। रिटर्न मिलेगा आपको, रिटर्न की एंट्री क्या होगी? प्लान असेट टू रिटर्न, प्लान असेट टू व्हाट? रिटर्न। तो मैंने देखा प्लान असेट टू रिटर्न ऑन असेट। ये एक्चुअली कभी कैश में नहीं मिलता, ये एक्चुअली क्या उसके अंदर ही इन्वेस्ट होते रहता है। जैसे प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट क्रेडिट होता है 7.1%, 7.2% है, यस और नो? तो क्या अभी देते हैं कि उसके अंदर ही ऐड होते रहता है? ऐड होते रहता है। इसलिए हमारा एंट्री क्या होता है? प्लान असेट टू व्हाट? रिटर्न। मतलब उधर ऑब्लिगेशन बढ़ रही है, इधर मेरी असेट भी बढ़ रही है। डू यू अप्रिशिएट दिस? सो मैंने बोला प्लान असेट टू रिटर्न ऑन असेट। अब ये रिटर्न दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड हो सकता है और एक्चुअल हो सकता है। मुझे आपके सामने एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। बहुत नाजुक मामला है, जरा ध्यान से सुनना। मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो ये मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात कर रहा हूं और मैं इधर बात कर रहा हूं एक्चुअल रिटर्न की। ओके,
सपोज मान लो मैंने एक ही एंट्री करी मेरी प्लान असेट की। प्लान असेट में अगर मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 और मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब मैंने अज्यूम किया था कि मुझे मिलेगा 12%, तो मुझे कितना मिलना चाहिए? टू रिटर्न 120 12%। सो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखा एट द रेट ऑफ 12%। और बट मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, बाय क्लोजिंग बैलेंस इट इज ओनली 1080। तुम बोल रहे तुम झूठ बोल रहे? नहीं भाई साहब, एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखा है मैंने। एक्सपेक्टेड रिटर्न जरूरी नहीं है कि उतना ही मिलेगा। जरूरी है क्या? नहीं। शेयर मार्केट पर कैसे क्या बोल सकते हो कि जरूरी 12% ही मिलेगा? नहीं मिला यार, हो गया कोई वॉर बहुत बड़ा, रिटर्न नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो मेरा प्लान एसेट का बैलेंस 1080 और ये सच्चाई है कि मेरी प्लान एसेट 1080 ही है, मतलब मेरा रिटर्न 12% से जनरेट नहीं हुआ, 8% से जनरेट हुआ एक्चुअल। तो तब मैं क्या करूंगा? यहां पर लिखूंगा एक्चुअल लॉस। एग्रीड? और एक्चुअल लॉस में कितना लिखूंगा बेटा जी? 40। मेरा रिटर्न जनरेट हुआ 8% से, सो मैं एक्चुअल रिटर्न 8% बोलू क्या? इस केस में मैं सेम एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने प्लान एसेट का, और मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1000। और अगर मैं एक्चुअल रिटर्न लिखूं टू रिटर्न और इन द ब्रैकेट में लिखूं एक्चुअल, सो राजा बेटा जी मैंने लिखा 80 और मेरा बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 1080। कान खोलकर सुन लो, जब कभी भी एग्जामिनर एक्सपेक्टेड रिटर्न दे तब एक्चुअल गेन और लॉस का लॉजिक आएगा। बट अगर आपने एक्चुअल रिटर्न लिया है तो एक्चुअल गेन और लॉस की स्कोप नहीं बचती है। अगर आप एक्चुअल रिटर्न लिख रहे हो तो एक्चुअल गेन और लॉस एडलेस नहीं होगा प्लान एसेट में, क्योंकि एक्चुअल रिटर्न हम उतना ही ले रहे जितना मिला है। बट जब आप एक्सपेक्टेड लेते हो जो एक्चुअल का है, तो उस केस में राजा बेटा जी एक्चुअल गेन और लॉस आएगा। सो कैन आई नॉट से इन समरी, इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज टेकन add actual gain and subtract actual loss. If actual return is taken, ignore actual gain and loss. ए झंपुड़े किसकी बात चल रही? प्लान असेट की। मैंने कभी नहीं बोला ऑब्लिगेशन में इग्नोर करो, मैंने किसके अंदर बोला? प्लान असेट। और अभी तक मैंने सिर्फ प्लान असेट समझाया है, उसको P&L या इस पर इंपैक्ट कैसे जाना वो एंट्रीज के थ्रू समझाना बाकी है। सो पहले मुझे इतना बता दो, प्लान असेट को कौन सा बैलेंस? तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस, वेरी गुड। फिर उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो क्या एंट्री होगी? प्लान असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। फिर अपने आप से स्टोरी बोलो, क्या प्लान असेट चुप बैठेगी या रिटर्न जनरेट करेगी? रिटर्न जनरेट करेगी। रिटर्न दो टाइप के इधर होते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म टेन्योर है। एक होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न की एंट्री होती है प्लान असेट टू रिटर्न, रिटर्न ऑन प्लान असेट। एग्रीड? अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये रिटर्न एक्सपेक्टेड है तो एक्चुअल गेन और लॉस की संभावना बनती है? यस। उस केस में एंट्री बनती है प्लान असेट टू एक्चुअल गेन या एक्चुअल लॉस टू प्लान असेट। एक्सपेक्टेड रिटर्न आया तो दो एंट्रीज और आ सकती है। बट अगर एक्चुअल रिटर्न लिया तो एंट्री क्या होगी आपकी? प्लान असेट टू रिटर्न ऑन प्लान असेट, यस और नो? बट अगर ये एक्चुअल लिया तो एक्चुअल गेन या लॉस की कोई संभावना नहीं बचती। डू यू ऑल एग्री? पूरी क्लास को रेशा रेशा क्लियर है विद दिस एग्जांपल? और ये किसके बारे में बात चल रहा है? एक्चुअल गेन और लॉस, प्लान असेट। आई नेवर स्पोक अबाउट ऑब्लिगेशन। लियून गेता का सुनो ना, ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको मैं परफेक्ट करा दूंगा, भरोसा मानो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। मैं एक और चाय पिएगा।
Shall I scroll up? ऑनलाइन वालों समझ में है? और स्क्रॉल करूं? हेलो हेलो। सुन रहे क्या मेरी बात? बेटा अब जरा शांति से प्लान असेट को देखते हैं। सो प्लान असेट में क्या हुआ, ये प्लान असेट ओपनिंग बैलेंस था, इसके अंदर पहले जनरेट होगा टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, एग्रीड। एक्सपेक्टेड रिटर्न आया तो क्या आएगा? एक्चुअल गेन और लॉस। अगर एक्चुअल रिटर्न लिखा तो नहीं आएगा, पक्का ना? इसका ध्यान रखना। बट जनरली स्टैंडर्ड क्या बोलता है? स्टैंडर्ड बोलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न लो। एग्जामिनर को मजा आती है, कभी कभी एक्चुअल रिटर्न डाल देता है। सो हम इधर क्या लिखेंगे? बाय एक्चुअल लॉस, और इधर क्या आ जाएगा? टू एक्चुअल गेन। इधर कंट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं लिखी क्या? और कंट्रीब्यूशन की भी तो एंट्री आएगी ना इधर, टू एनुअल कंट्रीब्यूशन, बराबर ना? एनुअल कंट्री। आर यू ऑल रेडी? मैं अभी आपसे एक प्रश्न पूछूं, मुझे एक बात बताइए कि इसके बाद में लास्ट में आदमी रिटायर हो जाएगा, फिर क्या करना पड़ेगा मुझे?
हाँ, पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कहां से करूंगा मैं? असेट को बेचेंगे और असेट को बेचकर क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। सो वेन एवर प्रोविडेंट फंड मैच्योर हो गया तो क्या होगा? ऑब्लिगेशन खत्म और प्लान एसेट भी उतने से कम हो जाएगी। सो रसगुल्ले बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं इधर सेटलमेंट ऑफ प्लान ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट ऑफ प्लान ऑब्लिगेशन, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? प्लान ऑब्लिगेशन को क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसको डेबिट करेंगे, ये कम हो गई टू प्लान एसेट। और ये पहली बार हुआ कि प्लान एसेट और प्लान ऑब्लिगेशन एक साथ आया। सो जब कभी भी वो बोलेंगे पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, आपकी एंट्री क्या होगी? प्लान ऑब्लिगेशन टू प्लान एसेट, एसेट भी कम होगी और ऑब्लिगेशन भी कम होगी। सही है क्या? लिख कर ले लो ये सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। मेरी एक बात सुनते हो आप? प्लीज़ ट्रस्ट मी, मुझे पता चलता है कि ये टफ है, बट मेरा भरोसा मानो, मैं तुमको ऐसा नहीं छोड़ने वाला। एक लेक्चर में अभी सिर्फ पढ़ाया मैंने, इस गुट्टी को घोट घोट के जब तक पिला नहीं दूंगा तब तक आपको क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर फॉलो होगा, 2 बज गए अभी, आपको खाना भी खाना होगा। सो मैं नेक्स्ट लेवल पर जो अभी करने वाला हूँ, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना क्रिएट अ सुपर समरी ऑफ दिस, और उस सुपर समरी का एक पेज पढ़ने के बाद में यू विल बी एबल टू डू इट। इज दैट ओके? तो इसकी चिंता मत करना। अभी मैं जब पढ़ा रहा हूं तब रिवीजन कैसे लूँ ना, पढ़ाने के बाद में रिवीजन लूंगा, और उसके बाद में आपको, मुझे पता है कि और एक कहां पर अड़चन आ रही, शब्द क्या यूज करने का, साहब बिंदास्त्रों में करवा दूंगा, बट तुम पेशेंस मत छोड़ना। तो इसके नेक्स्ट सेशन जो रहेगी वो रिवीजन पूरा अच्छे से, सुपर समरी। मतलब जब पहली प्रॉब्लम को हाथ लगाओगे तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इसको फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। यहां तक मैं ले आऊंगा। बात क्लियर है? तो ठीक है। तो सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन की एंट्री हमने क्या करनी है फिर? प्लान एसेट के क्रेडिट साइड में बाय प्लान ऑब्लिगेशन सेटलमेंट की, हां नहीं इधर नहीं, बाय प्लान ऑब्लिगेशन असेट कम हुई, और इधर क्या आएगा ऑब्लिगेशन में? टू प्लान एसेट। एग्रीड? कर दे सेट टैलिस। अब बाकी की चीजें मेरे भरोसे पे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा। तो कब मिल रहे हैं हम लेक्चर के उस पार? 2:30 को। हैव योर लंच एंड देन आई विल कैच यू। दैट शुड बी फाइन। स्टैंडर्ड में मजा है कि नहीं? इसके बाद में कभी बाहर निकलोगे तो लगेगा तुम्हें भारी है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड किस तरीके से पढ़ाया आपको? आई हैव टॉट यू नॉट फ्रॉम द थेरी परस्पेक्टिव, क्योंकि थेरी परस्पेक्टिव में अगर मैं इन लाइनों को आपको एक हाथ पढ़ के दिखाऊंगा तो तुम बोलेंगे साला 12 बज रही है, साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं आपकी जो मेन स्ट्रेंथ है एंट्रीज के थ्रू, उसके थ्रू समझाए। सो एज एंड व्हेन यू विल गो अहेड यू विल सी दैट मॉड्यूल की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सीए फाइनल की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी जो इसमें थी पहले वाले सिलेबस में, वो सब सॉल्व हो जाएगी। और मेरा टारगेट वो है कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम बनाते आनी चाहिए। थेरी इट वुड हैव क्रिएटेड मोर कॉम्प्लिकेशंस फॉर यू। सो अभी वो हो जाएगा, एंड व्हेन यू गो इनटू द सीए फाइनल मे बी यू विल हैव टू अंडरस्टैंड थेरी आल्सो। इज दैट ओके? चलो मेरे को प्रेम से बाय बाय बोलो। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लॉट्स ऑफ लव।